पुतिन की एंट्री हुई और सारी हेकड़ी निकल गई। इतने दिन से दादा बने फिर रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर को पूरा हिला करके रख दिए थे, और जैसे ही पुतिन की एंट्री होती है रियल बॉस की, वैसे ही सरेंडर सरेंडर करने लगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की आज हम लोग बात करेंगे, जो इतने बड़बोलेपन दिखा रहे थे पिछले दिनों में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठवाने के बाद। ईरान पर बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और अटैक करेंगे, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड वगैरह वगैरह करके। अब आज के टाइम पर ट्रंप का कोई बयान नहीं आ रहा है। अपने आप को बैकफुट आने की जानकारियां अपने जो अधिकारी हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे दिलवा रहे हैं। उनके थ्रू खबरें निकल कर के आ रही हैं कि अब ईरान में मामला शांत चल रहा है, अब ईरान में ऐसा कुछ नहीं होगा, बातचीत पर हो गई है बात। लेकिन असली कहानी क्या है, ऐसे अचानक से ये ठंडे क्यों पड़ गए? इसके पीछे रियल बॉस की एंट्री माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने जब इंटरवेंशन किया उसके बाद ईरान ने और ऐसे कई कई मोर्चों पर इसको घेरा, जिसके बाद ट्रंप ठंडे पड़ गए। कौन कौन से वो स्टेप उठाए ईरान ने, जिसको पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए कि अगर ट्रंप जैसा कोई ऐसा तानाशाह, ऐसा कोई सनकी इंसान अगर धमकियां देने पर उतर आए तो उसको क्या क्या नब्ज दबानी चाहिए। आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा, इन तक जरूर देखना। आपको ये आइडिया लगेगा कि ईरान ने स्ट्रेटेजिकली कौन कौन से ऐसे इनकी नसें दबाई जिसके बाद ये बिल्कुल ठंडे पड़ना स्टार्ट हो गए। क्योंकि ईरान अगर देखोगे तो अमेरिका के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन फिर भी ईरान ऐसा भी नहीं है कि वेनेजुएला जैसा कमजोर भी है। ईरान भी मजबूती रखता है, भले से उसके पास न्यूक्लियर वेपन आज के टाइम पर नहीं है, लेकिन वो रिलेशंस भी अच्छे रखता है। भले ही उसकी करेंसी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाना अच्छे से जानता है। तो आज आपको डिटेल में ये सब जानकारी मिलेंगी। आप ये आर्टिकल देख पाओगे, कीव पोस्ट का 16 जनवरी का ही आर्टिकल है कि पुतिन ने ऑफर किया मेडिएट ईरान क्राइसिस आफ्टर फोन कॉल विद इजराइल एंड ईरान। पुतिन ने यहाँ पर एंट्री मारी और बेंजामिन नेतन्याहू से भी फ़ोन कॉल पर बात की। इसके बाद ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, उनसे भी बातचीत करी और इसके बाद मामला शांत कराया गया। यानी ये दोनों पुतिन की बात मानने को तैयार हो गए। मतलब अब तक ट्रंप ये दिखा रहे थे दादागिरी कि हम दुनिया भर के युद्ध रुकवाएंगे, हम शांत कराएंगे, हम शांति लेकर आएंगे। शांति तो आई नहीं, शांति का नोबेल पुरस्कार घूम फिर करके आ गया, डरा धमका करके किसी न किसी तरीके से ले लिए। वो भी शांति का नोबेल पीस प्राइज जो देता है वो नहीं दिया, जो पाया था उससे ले लिए। खैर, लेकिन असली युद्ध रुकवाने वाला कौन है ये दुनिया को आज पता चल गया। पुतिन बीच में आते हैं और उसके बाद इन्होंने ईरान को भी समझा दिया और इजराइल को भी समझा दिया। ईरान को समझा दिया कि जो फांसियां होनी है वो अब ना हो। बाद में यूएसए इसको अपना क्रेडिट लेते हुए दिखा रहा है कि वो जो फांसियां देने वाले थे ये लोग, वो अब मान गए, अब फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन इसी बीच ये नहीं बता पाए वो, अगर भाई अपना ही क्रेडिट लेना था तो जैसे ये बता दिए होते कि ट्रंप के कहने पर ईरान माना है। ईरान किसके कहने पर माना जो खुलेआम फांसियां देने जा रहा था? बाद में निकल करके आई कि पुतिन की बातों के सुनने के बाद ईरान भी थोड़ा सा कंट्रोल आया। जो प्रोटेस्टर्स पर अटैक वगैरह कर रहा था, प्रोटेस्टर्स को खुलेआम गोलियां मारने के वीडियोज़ वगैरह आपने देखे, बहुत सारे आ रहे थे। गलियों में दौड़ा दौड़ा करके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको गोली मारी जा रही थी वहाँ की पुलिस फोर्स के द्वारा। तो वो सब चीज़ें भी बंद हुई और उधर इसराइल को भी इन्होंने समझा दिया कि कोई भी ऐसा अटैक की प्लानिंग ना करो। लेकिन कुछ और भी स्टेप्स लिए हैं ईरान ने, वो क्या क्या है उसको आपको जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप देखिए ट्रंप का ये बड़बोलापन जो ये पहले से ही बखार रहे थे। कह रहे थे ईरान के देशभक्त लोग प्रदर्शन करते रहें, अपनी संस्थाओं को जलाते रहें, तोड़ते रहें, फोड़ते रहें और अपने कब्जे में लें, मदद रास्ते में है, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं जो लोग, उनका नाम नोट करके रख लो, हम आ रहे हैं, इनसे भारी कीमत चुकवाएंगे, इनसे फिर पैसा वसूलेंगे, डॉलर मांगेंगे। लेकिन बाद में अब ऐसी स्थिति आ रही है कि यूएस के द्वारा यह कहा जा रहा है, जब मीडिया द्वारा पूछा गया क्या हुआ, जा रहे हो अटैक करने, तो कह रहे नहीं नहीं, अब तो ये है कि अब वो लोग फांसी नहीं दे रहे हैं और अब मामला शांत हो रहा है, ईरान से बात हो गई, अब वो ऐसा कोई अटैक नहीं करेंगे। अब तक क्या कह रहे थे कि वहाँ पर सैकड़ों सालों से ये हो रहा था, 80 साल से, 30 साल से, 40 साल से ऐसा हो रहा था, रिजीम चेंज करके ही मानेंगे, आयतुल्ला खामेनी को उठा लेंगे, या हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं, हमारी एयरफोर्स वहाँ तैयार है जाने के लिए। लेकिन अब नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ईरान ने भी धमकियां देना शुरू कर दिया था। ईरान ने पहले कहा कि हम सबसे पहले तुम्हारे जो एयर बेसेस हैं ना, कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में या खाड़ी देशों में, जहां जहां भी तुम्हारे एयर बेसेस हैं, पहले तो उनको तबाह करेंगे। क्योंकि एयर बेसेस पे उतना एयर डिफेंस सिस्टम कोई लगा करके रखता नहीं है।
और एयर बेसिस पर ऐसा भी नहीं है कि केवल सैनिक हमेशा तैनात ही रहते हैं। एयर बेसिस पर सैनिक अपनी फैमिलीज के साथ भी जा करके रहते हैं अगर लंबे समय तक के लिए रहना होता है तो अब एयर बेसिस पर जब अटैक करने की धमकी दी है तो ट्रंप सबसे पहले क्या किया, आनन फान में जितने एयर बेसिस पे ऐसे सैनिक हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ रह रहे हैं उनको सैनिक वहां से हटवाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जितने ऐसे जो इक्विपमेंट है जो वहां पर अभी ये नहीं यूज में है उनको हटवाना शुरू कर दिए, यानी एयरबेस खाली करवाना शुरू कर दिए। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे, इसके अलावा हम जो तुम्हारे और जो एलाइज है उन पर अटैक कर सकते हैं, तुम्हारे एयरबेसेस जहां जहां कहीं भी होंगे आसपास हमारे उन सबको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, जो इतनी मेहनत के बाद यूएसए बनाया था। यूएसए इससे डरा। फिर ईरान ने और क्या किया, रसिया की मदद ली, रसिया को एंट्री दिलवाई कि जाओ भाई तुम भी कुछ कहो। रसिया ईरान का बहुत तगड़ा एलाई है, मतलब ईरान जब रसिया लड़ रहा है यूक्रेन से तो उस बीच ईरान ने बहुत सप्लाई की हुई है, ड्रोन्स की, छोटे मिसाइलों की, बहुत ज़्यादा रसिया को मदद किया है। तो ऐसे में रसिया बीच में आना था, लेकिन रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है ना, उनकी आदत ऐसे नहीं है कि इनकी तरह बार बार ट्वीट कर करके क्रेडिट लें, बार बार इससे ही भगाने कि हम ही हैं दुनिया के सबसे बॉस, ऐसा है वैसा है। वो बंदा रियल टाइम पे काम करता है, वो खुद भी रह चुका है जासूस वगैरह, और वो जानता है अच्छे से कैसे डिप्लोमेसी काम करती है, कैसे चीज़ें काम करती है, वर्क करती हैं एक्चुअल में। वो ग्राउंड से बिल्कुल एक समझ लो एक सैनिक से, सोल्जर से बन करके वो उठते उठते तब प्रेसिडेंट तब बना है। उसे पता है कि रियल में कहाँ पर काम करने से रियल उसका इफेक्ट दिखेगा, बड़बोलापन करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई बिजनेसमैन था, कल को जाकर प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद फिर कुछ भी करे जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि पुतिन ने सबसे पहले तो इजराइल का फ़ोन लगाया वहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू को, और उसके बाद फिर मसूद पेजेस्किन को फ़ोन लगाया, और फ़ोन कॉल पे ही उनको समझवा दिया कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि तुम ही लोग हो, हम लोग भी हैं, और हम लोग के पास भी थोड़ा बहुत पावर है ना। अभी यूक्रेन में युद्ध में फंसे हैं तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग के पास असली पावर नहीं है, वो तो सब अच्छे से जानते ही हैं। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन लेकर के बैठा हुआ है रसिया, और रसिया की सबमरीन्स हर जगह पर घूम रही हैं, और वो न्यूक्लियर सबमरीन है, 6-6 महीने तक अंदर रहती हैं, पता भी नहीं चलता है कहाँ से क्या हो जाए। तो इसलिए सतर्क रहो थोड़ा सा, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके चलो, और ईरान की तरफ से तो मुंह मोड़ दो। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, ईरान ने और क्या किया, ईरान ने सऊदी अरेबिया और यूएई और जो बाकी खाड़ी देश हैं उनसे संपर्क साधना शुरू किया, उनसे ये कहवाना शुरू किया कि अपनी ज़मीन को, अपनी धरती को यूएस के मिलिट्री को उतारने ना दो, यूएस की मिलिट्री को यूज़ करने ना दो। अगर यूज़ करने दोगे तो हमारे तुम्हारे संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। भले से उतना ज़्यादा संबंध नहीं, मतलब सिया सुन्नी वाला विवाद उनमें चलता है थोड़ा बहुत, मतलब एक प्रकार से मोरल उतना सपोर्ट नहीं रहता है कि कभी खुल के उनके सामने आए, नहीं तो अभी तक सऊदी अरेबिया कई बार सामने आया होता। लेकिन फिर भी इस्लामिक कंट्रीज़ है, पड़ोसी हैं, और थोड़े बहुत ट्रेड वगैरह तो होते ही है। इस वजह से यहाँ पर ईरान ने आसपास के देशों से कह दिया कि अपने ज़मीन को, अपनी धरती को यूज़ ना करने दो। अब जब ये लोग खाड़ी देश सुने, डर गए कि भाई रहना तो हमको यहीं है। आप जो है दुश्मन बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अटल जी ने कहा है पड़ोसी अगर दुश्मन हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बार बार सुबह शाम उठते बैठते आपको उसी को देखना है। तो ऐसे में दूर वाले के दोस्ती के चक्कर में नज़दीक वाले को दुश्मन बना लोगे तो कल को जाओगे कहाँ तुम। बहुत बार सत्ता चेंज होगी या बहुत समय आएगा, बहुत चीज़ें ऐसे लगेंगी, आसपास की ज़रूरत पड़ेगी कई बार, कई मामलों में। तो और वो भी ऐसे समय जब ट्रंप कभी भी बदल जाता है, तो तुम लोग ट्रंप का साथ दे रहे हो, का क्या पता कल को बदल जाए वो, और उसके बाद फिर क्या होगा। तो ऐसे में खाड़ी देश को समझ में आ गया, और वो सब ने कहा, गल्फ कंट्रीज़ ने गियर अप किया डिप्लोमेसी को, और इन्होंने कहा कि देखो यूएस ईरान एक्सलेशन में हम अपना जो है बेसेस नहीं यूज करने देंगे, अपने हवाई अड्डे का, हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, हवाई क्षेत्र से उड़ नहीं सकते हो, हमारे एयर बेसेस जो बनाए हो हमारे धरती पर उसको यूज़ नहीं कर सकते हो ईरान पर अटैक करने के लिए। अब आप खुद सोचो, खाड़ी देशों के आसपास से ही घिरा हुआ है उधर ईरान, तो फिर यूएसए अटैक करता भी तो कहाँ से करता। ले दे करके इसने यही अब्राहम लिंकन जो अपना युद्धपोत भेजा था उसी से उड़ान भर भर करके वो अटैक करता। और कहीं अगर मान लो रसिया की कोई सबमरीन जा करके इनका अब्राहम लिंकन युद्धपोत ही गिरा देती, तो इसका वारशिप खत्म हो जाती, तो तब तो यूएस बिल्कुल अपंग हो जाता, क्योंकि इसकी दूरी यूएस की ईरान से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती यूएसए को। तो ये सब जब यूएसए को समझ में आया कि हम इनके ना एयरबेस इस्तेमाल कर पाएंगे आसपास के जो देश हैं, ना हम इस समय रसिया और चाइना से सामना कर पाएंगे। चाइना ने भी धमकियां देना शुरू कर दी कि देखो, क्योंकि चाइना पर भी 25% टैरिफ आ गया। जब इन्होंने ईरान को कहा, ईरान को लेकर कि जो लोग ईरान से व्यापार करेंगे उन पर 25% का टैरिफ लग जाएगा, तब चाइना भी धमकियां देने लगा कि हम भी लगा देंगे सैंक्शंस अमेरिका पर।
अमेरिका के भी भाई बहुत सारे व्यापार होते हैं बहुत सारे देशों से, तो हमारे जो देश दुश्मन देश हैं उनसे भी व्यापार करता है ना। ताइवान है तो दुश्मन देश उसका, ताइवान से व्यापार करता है अमेरिका, ताइवान पूरा पूरा फंड करता है। अब इसी मुद्दे को लेकर के चाइना भी तो दे सकता है थ्रेट कि तुम ताइवान से व्यापार कर रहे हो तो चलो जो भी ताइवान से व्यापार करेगा उसको हम इतना % टैरिफ लगा देंगे, यानी हमसे अगर व्यापार करने आओगे तो इतना % एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा क्योंकि तुम ताइवान से व्यापार करते हो। चाइना भी तो कर सकता है, कोई भी देश कह सकता है भाई, जैसे अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ऐसे ही तो कर रहा है कि हमारे दुश्मन से अगर व्यापार करोगे तो हमारे यहाँ बेचने आओगे तो हम इतना टैरिफ लेंगे। तो यही अब चाइना ने भी धमकियां देना शुरू कर दिया। तो मतलब ओवरऑल जब सबको समझ में आ गया, यूएस की गवर्नमेंट में उनके जो कांग्रेसमैन हैं, जो वहाँ की संसद के लोग हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के ही और भी बाकी लीडर हैं, जब उनको समझ में आने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, किस लेवल तक लेकर जा रहे हो अमेरिका को, इतना एक्सट्रीम कर दे रहे हो कि पूरी दुनिया अलग थलग हो गई है। जो यूरोप हमेशा पिछलग्गू हुआ करता था अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद से, आज वो भी तुमसे खफा है, आज वो भी तुमसे आमने सामने आ गया है। तो तुम कहाँ ले जा रहे हो अमेरिका को? एक टाइम पर ऐसा आएगा कि अमेरिका बर्बादी की कगार पर लुढ़कना शुरू कर देगा, दुनिया से अलग हो जाओगे तो। खुद ही सब कुछ बना करके खुद ही उत्पादन खुद ही सब कुछ नहीं कर सकते हो, दुनिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये समझ में आया, उनके भी लोगों ने समझाया कि भाई अब बात हाथ से निकलती जा रही है, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, तब वो अब ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं। हाँ, लेकिन अब क्योंकि वो ईगोइस्टिक आदमी है ट्रम्प, है ना, तो ईगोइस्टिक आदमी है तो वो अपना ईगो भी सेटिस्फाई करना चाहेगा, क्योंकि अब बदगी भी बहुत होगी। अब देखो जो लोग सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा चिल्लाते हैं ना, तो जब कुछ गड़बड़ होती है तो लोग उनको लताड़ते भी खूब अच्छे से सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में अब ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है ये भी बातचीत हुई हो कि चलो हम थोड़ा मोड़ा अटैक कर देंगे, थोड़ा मोड़ा जगह पर 1-2 बम गिरा देंगे या 1-2 फाइटर जेट बोल भेज करके ऐसा थोड़ा मोड़ा कर देंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ मे बी, लेकिन चांसेस अभी इसके बहुत कम है, क्योंकि एक तो प्रोटेस्ट वगैरह भी शांत हो गए हैं। लोग जो हैं अभी, अब जो तस्वीरें आ रही हैं, हालांकि इंटरनेट अभी भी बहाली नहीं हुई है, लेकिन कुछ जो तस्वीरें आ रही हैं इधर उधर से, वो समझ में आ रहा है कि देखो अब यहाँ पर जो जो चीज़ें जलाई गई थी, जैसे बस जली हुई पड़ी हुई है, तो वो जला हुआ, वो टूटा फूटा सब सामान पड़ा है, लेकिन सड़कें खाली हैं और जो लोग आ जा रहे हैं वो अपना काम धंधा करने आ जा रहे हैं तेहरान की सड़कों पर। तो मतलब अब स्थिति सामान्य की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे। और हाँ, जितनी भी फांसियां देनी थी वो फांसियां वगैरह भी रोक दी गई हैं, जो पब्लिकली फांसियां देने की बात की जा रही थी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अहम रोल तो था व्लादिमीर पुतिन का। इन्होंने धमकी दी कि भाई देखो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है और 5459 के आसपास, या कुछ रिपोर्ट में तो 5800 बताया जाता है, इतने न्यूक्लियर वेपन है और सब हमारे न्यूक्लियर सबमरीन में भी हैं। तो न्यूक्लियर सबमरीन हर जगह घूम रही है, तो अपना बचा करके रखना। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तुम्हारा ही है दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा तुम लोग अपने यहाँ से ज़्यादा दूसरे जगहों पर जा करके अपने बेस, अपने मिलिट्री कैंप ये सब बनवाए हुए हो। तो नुकसान होना शुरू होगा तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा ही होगा। जो दुकान को ज़्यादा दूर तक फैलाया है ना, आग लगेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी के दुकान का होना है। तो इसीलिए संभल करके रहो थोड़ा सा। तो इस सब चीज़ों को समझते हुए यूएसए ठंडा पड़ गया है, ट्रंप ठंडे पड़ गए हैं, है ना। तो यूएस ने स्कैर्ड ऑफ ईरान थ्रेट, ईरान के थ्रेट से स्कैर्ड ऑफ हो गया। ट्रंप ने कॉल ऑफ किया है यूएस अटैक ऑन ईरान। अब देखो क्या होता है आने वाले टाइम पे। तो अगर कोई भी अपडेट आती है, अगर मान लो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा करता है अटैक, तो मैं आपको अपग्रेडेड वीडियो में बताऊंगा उसको। फिलहाल के लिए तो स्थिति आप ये मान करके चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी भारत ने एहतियात बरतते हुए जितने लोग हैं वहाँ पर अपने इंडियंस, उनको ये सूचना जारी करके ये बता दिया है, एडवाइजरी जारी करके कि वहाँ से कोशिश करो कि निकल लो, क्योंकि अभी टेंशन चल रही है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि भारत ने इससे पहले ये सब पुतिन के इंटरवेंशन और ये युद्ध होने, इन सबसे पहले ही कह दिया था एडवाइजरी जारी करके कि वहाँ से निकलो, क्योंकि तब ये लग रहा था कि बस अटैक करेगा ही करेगा ट्रम्प। तो लेकिन बाद में चीज़ें सामान्य हुई और अब देखना होगा, हो सकता है कि वापस से कहा जाए कि वापस आ जाओ या फिर मत जाओ, डिले कर दो, या जो भी होगा। अब भारत की एडवाइजरी जारी होगी तो उससे अपडेट मिलेगा आपको। आप लगातार संपर्क में रहिए। और बाकी हमारी लास्ट सिक्स मंथ की और ईयरली बुक आ चुकी है, इन्हीं बुक को आप एमसीटी ऐप से जाकर के ले सकते हो। संकल्प बैच भी है करंट अफेयर स्टैटिक जी के तैयार कराने के लिए। तो ये सब बैचेस जो है आप एमसीटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो। एमसीटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।